कैसी चल रही है पढ़ाइयाँ? हाँ, जेई एडवांस का टेस्ट आने वाला है भैया इस संडे। इस बात को हमको भूलना नहीं है कि जेई एडवांस का टेस्ट इस संडे आने वाला है। क्या आने वाला है? जेई एडवांस का टेस्ट आने वाला है। गुड इवनिंग। जय श्री राधे राधे। बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाइयाँ? नया चैप्टर की डीपीपी करी? डीपीपी 1 कितने लोगों ने कर लिया बताओ? डीपीपी 1 कितने लोगों ने कर लिया? बताओ, हाथ खड़े करो। कितने लोगों ने डीपीपी 1 कर ली है? डीपीपी डन, बहुत बढ़िया। फिर से बोल रहा हूँ, जो साथ में डीपीपी करेगा वही ज्योमेट्री समझ पाएगा। नहीं तो भैया बाद में हमसे मत कहना कि सर डीपीपी नहीं हुई, ये भी फेल गया है ना? तो डीपीपी, हाँ, अगर क्लास के क्वेश्चन करोगे साथ में डीपीपी कर लोगे, आज की डीपीपी आज कर लोगे तो इजी ही लगने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलें फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण ये पिछली कक्षा में हमने स्टार्ट कर दिया था और उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर आगे देखते हैं कितनी दूरी तक जा पाते हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी लग रही है अगर, तो डीपीपी फटाफट निपटा के और मॉड्यूल पे जाओ। मॉड्यूल है ही तो हमारे पास। मॉड्यूल तक नहीं जाना है तो उससे पहले एनसीईआरटी करो, फिर मॉड्यूल पे चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है हमारे पास, है ना? क्वेश्चन तो कहीं से भी उठाओ, रेफरेंस बुक बार डाली हुई उनसे उठाओ। पीडब्ल्यू मॉड्यूल से मैं होमवर्क दे रहा हूं, जैसे ही डीपीपी हो जाए मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल का होमवर्क निपटाना चालू करो। मॉड्यूल बढ़िया चीज है बेटा, जिनसे डीपीपी हो जा रही है, एनसीईआरटी हो जा रही है, वो मॉड्यूल स्टार्ट कर दें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, वॉइस हो जाएगी, चिंता मत करो। लो वॉइस जो बोल रहे हो वो ठीक हो जाएगी, अभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, वॉइस भी ठीक हो जाएगी और सब। हाँ, कहाँ गए? यही तो है। वो बोलने गए थे भैया उनसे कि भैया आवाज की थोड़ी समस्या चल रही है, बच्चे लिख रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं आ रही है। तो हमने बोल दिया कि देख लो भैया एक बार, सही में आवाज कम है या ये ऐसे ही बोल रहे हैं। आकाश गुप्ता जी जो है ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं कि भैया आवाज कम है, सही में आवाज कम है या नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रियांशु चौबे। बढ़ाओ इस चीज को, है ना? इस चीज को आगे बढ़ाओ, इस चीज को आगे बढ़ाओ। जितने क्वेश्चन अभी किए हैं इसको और आगे बढ़ाओ। 7 की जगह 10 करो, उसको धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण। पहला रूप हमने देख लिया था, रूप था वो प्रवणता अंतःखंड रूप। जहां प्रवणता होती है m और अंतःखंड जो होता है वो होता है c। और ये कौन सा अंतःखंड होता है? ये y अक्ष अंतःखंड होता है। कौन सा अंतःखंड होता है? y अक्ष अंतःखंड होता है। ये और मान लीजिए अगर ऐसा लाइन बना दिया जाए तो ये जो c होता है ये चीज होती है, और ये अगर थीटा है तो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। और प्रवणता अंतःखंड रूप क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कल की क्लास में इतनी बातें हमने कर ली थी, ये चीजें हम लोगों को याद होनी चाहिए, ये चीजें हम लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, वॉइस रुक बाद आ रही है, वॉइस अप डाउन, वॉइस अप डाउन। ठीक है, बोल देते हैं एक और बार। बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर ये था पहला रूप। और कल एक और काम की बात मैंने बताई थी। जो काम की बात क्या थी कि हमेशा अगर सरल रेखा की समीकरण लिखनी है तो हमेशा दो जानकारियां हमको चाहिए होगी। पहले वाले में जो दो जानकारी थी वो क्या थी? एक थी प्रवणता और एक था अंतःखंड रूप। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार की लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, अभी तो जगह है यहाँ पे। दूसरा है बिंदु प्रवणता रूप। यहां पे क्या दो जानकारी दी जाएगी कि सरल रेखा जो कि बिंदु P मान लेते हैं x1 y1 से गुजरती है एवं जिसकी प्रवणता m है का समीकरण क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम गुणा एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन एम गुणा एक्स माइनस एक्स वन। किस प्रकार की सिचुएशन है ये कि ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है। मान लीजिए कोई एक रेखा है जो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये क्या रेखा दी हुई है? इस रेखा पे एक तो हमको बिंदु दिया हुआ है कि ये रेखा बिंदु x1 y1 से गुजरती है और इसकी प्रवणता दी हुई है। मतलब अगर ये कोण थीटा है तो m इज इक्वल टू टेन थीटा दिया हुआ है। यहां दो जानकारी क्या थी? एक था प्रवणता m और एक था y अक्ष अंतःखंड। यहां दो जानकारी कौन सी है? एक इस रेखा पे बिंदु दे दिया गया और एक प्रवणता दे दी गई। तो अगर बिंदु प्रवणता रूप लिखने समीकरण लिखनी है तो एक बिंदु जिससे यह रेखा गुजरती है और जिसकी प्रवणता m है उसका समीकरण यह हो जाता है। क्या इस बात को हम लोग समझ पाए हैं? क्या ये बात याद रख लोगे कि बिंदु प्रवणता रूप कैसा होता है? पहला ये हो गया प्रवणता अंतःखंड रूप, ये हो गया बिंदु प्रवणता रूप। ठीक है, बोलो डीपीपी डन। बहुत सुंदर संदीप सुथार, सुंदर संदीप सुथार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगर ये बात समझ में आ गई है, इफ दिस इज क्लियर टू यू, भी हो सकता है बेटा ये तुमने प्रसार करके ही लिख दिया बस, है ना? जो सारणी है उसका प्रसार लिख दिया तुमने। सर और क्वेश्चन हो गया, केवल यही वाला रहेगा कि ये क्वेश्चन 6 3 आर 4 पॉइंट्स इज द एरिया। हाँ तो करो भैया इसको, इसमें क्या करो, एक बार तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी लोगे, डीबीसी इसमें एक सारणी बना दो, एबीसी के सारणी से मान निकाल दो। अब 1/2 अनुपात में है, एक बार प्लस के साथ भी लेना, एक बार माइनस के साथ भी लेना, तब जाके होगा ये। याद रखना इसका एबीसी का क्षेत्रफल तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो तुम, है ना? क्योंकि तीनों बिंदु पता है। और ये डीबीसी का निकालना है तो डी वाला सबसे पहले लिख देना। तो एक सारणी का मान एक्स के पदों में आएगा, दूसरे से सीधा वैल्यू आ जाएगी, फिर उनका अनुपात 1/2 कर देना और प्लस माइनस के साथ खोलना, तब दो आंसर आएंगे। ठीक है,
चलो बोल नहीं पहुंचा था, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करो, उससे क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। इस रेखा का समीकरण बताओ। ऑप्शंस देते हैं तुमको। x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बताओ क्या उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। x क्या है? x बेटा जैसे ये समीकरण में x होता है ना, वो x है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। समीकरण जब भी लिखते हैं तो उसमें x और y दिखता ही है। जैसे y इक्वल टू mx प्लस c में m का मान दे दिया जाएगा, c का मान दे दिया जाएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस c लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक बिंदु दे दिया गया है और इसकी प्रवणता दे दी गई है। प्रवणता की जगह यहाँ पे थीटा दिया गया है, तो प्रवणता क्या हो जाएगी? बिंदु जो हमारा px1 y1 सरल रेखा पे जो बिंदु है वो क्या हो गया? 2 माइनस 3, और प्रवणता क्या होती है? tan थीटा होती है। थीटा यानी कि x अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव, यही तो हमारा झुकाव होता है, यही तो हमारी प्रवणता निकालने में मदद करता है। tan 135 डिग्री का मान होता है -1, जिनको नहीं पता है वो बेटा याद कर लो, tan 135 -1, और बिंदु बिंदु दिया हुआ है और प्रवणता दी हुई है। तो एक छोटा सा पोल भेजते हैं सिंगल करेक्ट टाइप का 60 सेकंड का, और यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके सर, थैंक यू। डीपीपी हो गया है, मॉड्यूल बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, है ना। डीपीपी में 6 क्वेश्चन हुआ, डीपीपी 4 क्वेश्चन बता दीजिए। लंबवत रेखा का समीकरण अभी बाद में आएगा। एम टेन थीटा ही क्यों लेते हैं, ऐसे ही इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बनाते टाइम क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत लगता है, क्या करें, ज्यादा क्वेश्चन करो, बार बार करो। किसी भी चीज को अगर जल्दी उसको करना है तो उसकी अतिरिक्त प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी। सर इंपॉर्टेंट होता है यदि लैम्डा के निर्देशांक, यदि डेल्टा के निर्देशांक दिए गए तो कैसे पता, त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए कि कौन सा अधिक कोण है, कैसे पता करें। अभी कोण वाली चीज आने दो बेटा, कोण वाली चीज आने दो। अभी के लिए तो तुम ऐसा कर सकते हो कि उसको जो है अपने कार्तीय निर्देश तंत्र पे साफ सुथरा बना लो और देख लो कि अधिक कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। नहीं तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दो रेखाओं के मध्य कोण, फिर वहां से पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो हाँ, आंसर पे आ जाते हैं। तो आंसर क्या है इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। 70% ने सही उत्तर दे दिया है। तो क्या समीकरण होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। y1 की जगह कितना लिख दें? -3, m की जगह -1 और x की जगह 2, तो ये हो गया y प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, तो इधर भेज दो तो x प्लस वाई और 3 माइनस 2 यानी कि 1, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर इज सी, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये थी दूसरे टाइप की समीकरण। अब देखो है ना, ऐसा नहीं होगा कि सवालों में तुम्हें बताया जाएगा कि कौन सा रूप यूज करना है, वो तुम्हें खुद से सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग अलग अलग एक रूप सीख रहे हैं, जब सारे रूप सीख जाएंगे ना तो फिर तुम्हें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि सवाल में कौन सा रूप लगाने से जो है समीकरण मिल जाएगी। तो तीसरा आ जाता है दो बिंदु रूप। दो बिंदु रूप, दो बिंदु रूप क्या होता है? सॉरी, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी सरल रेखा की समीकरण लिखनी है तो कितनी जानकारी की जरूरत होती है? 2 जानकारी की जरूरत होती है। पहले में था प्रवणता और अंतःखंड, दूसरे में था एक बिंदु और प्रवणता, तीसरे में 2 जानकारी क्या है? दोनों के दोनों बिंदु दे दिए गए, पहला भी बिंदु दूसरा भी बिंदु। मान लीजिए एक रेखा है जिस रेखा पे 2 बिंदु हमको दिए गए हैं, P जिसके निर्देशांक है x1 y1 और Q जिसके निर्देशांक है x2 y2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 बिंदु P x, लिखते जाओ भैया साथ में, बाद में ना कहना कि भैया टाइम नहीं मिला। 2 बिंदु P x1 y1 एवं Q x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे दिया जाता है? देखो, तुम चाहो तो पहले 2 बिंदु से प्रवणता पता कर लो, प्रवणता मिल जाए तो किसी भी एक बिंदु का उपयोग करके बिंदु प्रवणता रूप लगा सकते हो। वो प्रवणता कैसे पता करते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कोई एक बिंदु ले लिया जाए और यहां लिख दिया जाए y2 माइनस y1, m की जगह जो पिछली समीकरण में m था उसकी जगह प्रवणता लिख दी, और x माइनस x1। कुछ लोग बोलेंगे सर इसी बिंदु को क्यों यूज किया, इसको क्यों नहीं यूज किया? तो उसको भी कर सकते हो, दोनों से समान ही समीकरण आएगी, या तो ऐसा या ऐसा, x माइनस x2, ये दोनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं। और ये कुछ नहीं किया, बस पिछला जो बिंदु प्रवणता रूप में था उसमें से m का मान निकाल के यहां रख दिया गया है। इस बिंदु, इस रेखा की प्रवणता कैसे पता करेंगे हम लोग? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसे पता कर लोगे। बोलो कर पाओगे क्या? इस टाइप की चीजें कर पाएंगे हम लोग? इसमें किसी को कोई शक है क्या? कोई शक, कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर है ये? क्या ये वाला क्लियर है क्या? ये वाला क्वेश्चन आज मेरे से बोर्ड पर कराया गया था, बहुत बढ़िया। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बेस आर इन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए कैन बी। कुछ भी हो सकता है भैया, बहुत सारे हो सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन देखो जो इन दोनों से समान दूरी पर हो, एक उत्तर नहीं है, इसके बहुत उत्तर हो सकते हैं। संरेखीय रेखा के बिंदु का स्लोप समान होता है, लेकिन दो समांतर समान होता है, तो कैसे पता चलेगा कि एक रेखा पर है या नहीं है? क्योंकि 3 में से एक बिंदु उभयनिष्ठ लोगे ना, जैसे ए बी सी है तो एक बिंदु उभयनिष्ठ भी तो ले रहे हो। ऐसा थोड़ी ना 2 बिंदु इस रेखा के ले लिया, 2 बिंदु किसी और रेखा के ले लिया। अगर ये दोनों और ये दोनों ले रहे हो तो एक बिंदु उभयनिष्ठ है ना, इस वजह से हम लोग बोल पा रहे हैं संरेखीय है, क्योंकि एक बिंदु दोनों में कॉमन है। अगर अलग अलग लाइन पे बिंदु ले लोगे फिर तो नहीं लिख पाओगे, है ना। आकाश गुप्ता बेटा ऐसे नहीं करो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, दिखाई तो दे रहे हो। तो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं हम लोग जिसमें हम दिखाई दे रहे हो। जैसे कि इसका उत्तर बताओ, तुम बता पाओगे? चलो फिर कुछ और बातें करते हैं, बाकी लोग आंसर बताओ। वॉइस नॉट क्लियर, आवाज भर रही है। आपने जो पीडीएफ दिया है कौन सी रेफरेंस बुक है, नेम बता दीजिए। क्या करना है, नाम से नाम पढ़ के किताब सॉल्व करोगे क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो भैया? हाँ, अभी तक समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। मॉड्यूल कहाँ मिलेगा? मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा बेटा। -1 कैसे आया? +1 होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा। ऑल क्लियर। -x कहाँ से आया? x माइनस x1, x माइनस x2, किसी भी एक बिंदु को यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक रेखा दी हुई है हम लोगों को, क्या दी हुई है? ये एक रेखा है जो कि 2 बिंदुओं से गुजरती है। कौन सी है ये 2 बिंदु? 2 4 -1 3। तो चाहो तो प्रवणता पता कर लो पहले ही, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4 -1 बटा -3 1 बटा 3। तो समीकरण किस बिंदु का प्रयोग करें? किसी भी एक का प्रयोग कर लो। x माइनस 2 किसका प्रयोग कर लिया मैंने? इसका प्रयोग कर लिया, x1 y1 का। x2 y2 का प्रयोग करके भी चेक करो कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको 3 से गुणा कर दें इधर, 3 गुणा y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो ये हो गया 3y माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो सबको एक तरफ ले आओ तो हो जाएगा x माइनस 3y
प्लस 10 इक्वल टू 0। ये उत्तर आना चाहिए। बताओ यही उत्तर आ रहा है क्या, और ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, बोलो आकाश गुप्ता, क्या यही उत्तर आया है? क्या यही? अवनीश राज, बहुत बढ़िया। सभ्यता एंजल, देखो बेटा सभ्यता इधर जो है वो 10 ऐड में होगा, सामने नहीं होगा। ठीक है, एक्स माइनस 3 प्लस, रख के भी देखा करो ना, इनको वेरीफाई कर लिया करो उत्तर को हमेशा। 2,4 इस पर रख के देखो संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 2 4 के 12 माइनस का प्लस 2 रख रहे हो, माइनस 1,3 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है ना? सेम सेम, वेरी गुड, है ना? बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर अगर ये बात समझ में आ गई है, लिख पा रहे हो, तो फिर ये करके बताओ। ये त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण याद करो, तीनों भुजाओं के, जिसके निर्देशांक हमको दिए गए। त्रिभुज की भुजाओं के निर्देशांक, जिसके शीर्ष के निर्देशांक हमको दिए गए। शीर्ष, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे लिए। मान लीजिए पहला शीर्ष है हमारा -1,8, दूसरा शीर्ष है 4, -2, और तीसरा शीर्ष है -5, -3। तो भुजा AB की क्या समीकरण होगी? AB की समीकरण, फिर पहले AB की समीकरण बताना है तुमको, फिर BC की समीकरण बताना है, और फिर CA की समीकरण बताना है। भुजा AB की क्या समीकरण होगी? भुजा, हाँ आंसर सही आया था, बहुत बढ़िया है। AB की क्या समीकरण होगी, BC की क्या समीकरण होगी, और CA की क्या समीकरण होगी? सीख गए हो ना तुम दो बिंदु रूप? तो बताओ फिर क्या उत्तर होगा यहाँ पे? बताओ 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 बताओ, क्या होगा यहाँ पे? उत्तर बताओ। AB की समीकरण, AB क्या हो जाएगा? y माइनस, ये बिंदु ले लें, इनका नाम रख देते हैं चलो। मान लो ये बिंदु है हमारा x1 y1, ये बिंदु है x2 y2, और ये बिंदु है x3 y3। तो समीकरण AB की समीकरण पता करने के लिए AB की प्रवणता पता कर लो। AB की प्रवणता कितनी लिख दें? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, है ना? एक से अधिक तरीके हो सकते हैं हल करने के, घबराना मत। फाइनल उत्तर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा देखना। 4 माइनस -1, तो ऊपर हो गया -10 और नीचे हो गया 5, यानी कि प्रवणता आ गई -2, है ना? और कोई एक बिंदु ले लिया जाए, जैसे A को लेकर लिख दिया जाए, तो y माइनस 8 -2 गुणा x माइनस -1, तो ये हो गया y माइनस 8, y माइनस 8 -2 गुणा x प्लस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 8 -2x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, और 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो बताओ पहले AB की समीकरण यही आ गई क्या? क्या AB की समीकरण सबकी यही आ गई है? AB पे बात करते हैं। क्या AB की समीकरण ये आ चुकी है? y, इस वाले बिंदु को ले लिया मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। घबराना नहीं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये वाली बातें कर ली गई है। वेरी गुड मनीष वर्मा। तो फिर BC की समीकरण बताओ, है ना? 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 या 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो BC की समीकरण बताओ, B और C की समीकरण बताओ। बहुत बढ़िया, बढ़िया। संभवी, वेरी गुड। तेजल, गजेंद्र, अंजलि, तानिया, बहुत सुंदर। चलो अगला करते हैं। 86% का आंसर यही आ गया है। बाकी अब BC की समीकरण के लिए पहले BC का स्लोप पता कर लो। B और C किसी भी एक में से एक को घटा दो, है ना? जैसे -3 -2 बटे -5 -4, तो ऊपर हो गया -3 प्लस 2 यानी -1, और नीचे हो गया -9, यानी कि 1/9 जो आ गया वो इसका स्लोप आ गया, इसकी प्रवणता आ गई। फिर किसी भी एक बिंदु को लिख लेते हैं, जैसे कि इस बार B को ले लेता हूं, तो y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC और x माइनस x2। किसी भी एक बिंदु को लेकर लिखना होता है ना? तो y माइनस y2 यानी कि y माइनस -2 1/9 x माइनस 4, y प्लस 2 गुणा 9 इज इक्वल टू x माइनस 4, 9y प्लस 18 इज इक्वल टू x माइनस 4। इधर भेज दो इसको, तो कितना आ जाएगा? x माइनस 9y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। बताओ दूसरे का ये उत्तर आ गया क्या? दूसरे का ये उत्तर आ गया क्या? बताओ। x माइनस 9y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9। वेरी गुड स्वीटी कुमारी, संस्कार मिश्रा, रश्मि कुमारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा करते हैं फिर, स्लोप ऑफ CA। CA में क्या हो जाएगा? 8 माइनस -3 बटे -1 माइनस -5, तो ऊपर हो गया 11 और नीचे हो गया कितना? 4। 11 बटे 4 इसकी प्रवणता आ गई, -3 माइनस -11 -5 -4। ठीक है, अब किस बिंदु को ले लेते हैं इस बार? x3 y3 ले लेते हैं। तो y माइनस y3 इज इक्वल टू m x माइनस x3। तो बताओ तीसरे का क्या उत्तर आ रहा है? 11x माइनस 4y प्लस 43। तो y माइनस y3 की जगह कितना लिख दें? -3, 11 बटे 4 और x माइनस -5, 4 y प्लस 3 x प्लस 5, 4y प्लस 12, 11x प्लस 55, 11x माइनस 4y, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 43। ये हो गई हमारी तीसरी समीकरण। बताओ ये आ रही है? सब सही है, बहुत बढ़िया। तो दो बिंदु रूप में हम लोग समीकरण लिखना अब सीख गए हैं। सीख गए हो ना? किसी को कोई तकलीफ इसमें? किसी को कोई भी दिक्कत, शंका? क्या ये तीनों आ रहे हैं हमारे? बहुत बढ़िया। क्या तीनों के तीनों सही आ रहे हैं? क्या तीनों के तीनों सही आ रहे हैं? सर जे बिंदु कैसे लेकर रहे हैं? ये जे बिंदु यहाँ पे दिए हुए ना बेटा, ये जे, के और एल,
इनको ले लिया। जब ए बी रेखा का समीकरण लिखना है तो ए बी पर कोई एक बिंदु लोगे। जब बीसी रेखा का समीकरण लिखना है, जब ए बी रेखा का समीकरण लिखना है तो ए बी की प्रवणता ले ली, या तो ये बिंदु ले लो या ये बिंदु ले लो। जब बीसी रेखा का समीकरण लिखना है तो बीसी की प्रवणता ले ली, फिर चाहे ये बिंदु ले लो चाहे ये बिंदु ले लो। जब सी रेखा की प्रवणता लिखनी है तो इसकी समीकरण लिखनी है तो प्रवणता ले लो, चाहे ये बिंदु ले लो ये बिंदु ले लो। ए बी के लिए ये बिंदु ले लिया, बीसी के लिए ये ले लिया, सी के लिए ले लिया, कोई सा भी एक लेते चले जाओ। जय बात। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगली चीज करते हैं। कितने प्रकार के हमने देख लिया, 3 प्रकार से समीकरण लिखना सीख गए हम लोग। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रकार पर। चौथे प्रकार का नाम होता है अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप, इसमें क्या दिया जाता है हम लोगों को, अंतःखंड दे दिए जाते हैं। अभी अंतःखंड क्या होते हैं ये पिछली क्लास में हमने देखा था, ठीक है, तो बता देते हैं। मान लो ये हमारी एक्स अक्ष है और यहां पर बना लेते हैं वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब अगर कोई एक रेखा है जो कहीं भी हो सकती है ना, रेखा कहीं भी हो सकती है, रेखा कहीं भी हो सकती है, जैसे कि ऐसे बना दी हमने, तो ये जो होता है ये होता है एक्स अक्ष अंतःखंड। एक्स अक्ष अंतःखंड लिखते जाओ भैया साथ में, एक्स अक्ष अंतःखंड। और ये होता है वाई अक्ष अंतःखंड, एक्स अक्ष अंतःखंड, वाई अक्ष अंतःखंड। मान लीजिए जो एक्स अक्ष अंतःखंड हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए, और वाई अक्ष अंतःखंड हमको दिया हुआ है बी, यानी कि ये जो है ये ए इकाई हो गई दूरी और ये बी इकाई हो गई। अगर ऋणात्मक होगा तो मतलब उस तरफ से चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सरल रेखा के समीकरण होती है, ऐसी सिचुएशन में जो सरल रेखा के समीकरण होती है, इस पकड़ में नहीं आ रहा भैया, अब यहां पर लिखते हैं, यदि रेखा द्वारा अक्षों पर बनाए गए अंतःखंड ए एवं बी हैं तो सरल रेखा का समीकरण x बटा ए प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये चौथे प्रकार की आ गई। अच्छा ठीक है, कैसे आई, हल्का फुल्का सा बताते हैं। देखो मान लो, ध्यान से सुनना समझदार लोग, ये लंबाई a है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। x अक्ष पर मूल बिंदु से a इकाई दूरी पर जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना सभी समझदार लोग, हमको दिया गया था कि यह रेखा x अक्ष को मूल बिंदु से a इकाई दूरी पर काटती है। मतलब अगर ये 0 0 था और a इकाई दूरी पर आओगे तो क्या मिलेगा, a, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, x अक्ष पर है, यानी कि x निर्देशांक a हो गया, y निर्देशांक 0 हो गया। इस हिसाब से अगर इधर देखोगे मूल बिंदु से कितनी दूरी पर चले गए हम लोग, b दूरी पर चले गए, तो एक बिंदु इस रेखा पर मिल गया a, 0, एक बिंदु इस रेखा पर मिल गया 0, b। अब दो बिंदु रूप लगा दो, प्रवणता निकाल दो, दो बिंदु रूप लगा के समीकरण पता कर लो, तो यही आ जाती है। अब ऐसे हम लोग इतना मेहनत पूरी ना करेंगे। कोई हमको बोल देगा x अक्ष पे जो काटा गया अंतःखंड वो a है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड b है, तो हम बोल देंगे समीकरण ये होने वाली है। फटाफट से इस बात को अब लिख डालो। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है x बटा 3 प्लस वाई बटे -4 इज इक्वल टू 1, इसका अर्थ क्या है, x अक्ष पे तो धनात्मक अंतःखंड है, y अक्ष पे ऋणात्मक है। ये 3 है और ये 4 इकाई नीचे की तरफ है। किस तरफ है, नीचे की तरफ है। चलो पहले ऐसा करो, इसको लिखो फिर बताते हैं तुमको। अगर ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब x अक्ष पे तो धनात्मक है, y अक्ष पे ऋणात्मक है, x अक्ष पे धनात्मक है, y अक्ष पे ऋणात्मक है। ये रेखा कुछ ऐसी रही होगी क्योंकि ये x अक्ष पे तो कितना काट रही है 3 और इस पे -4, ये 3, 0 और 0, -4 से गुजरती है। लिख लिया, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई क्या, पहले बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आ गई क्या, फिर आगे की बातें करते हैं, कुछ और चीजें समझाते हैं। x1 का मान 1 है। यस सर जी, ये सारे बिंदु पहले ही निकाल लिए हैं, दिए हुए हैं, सवाल में बिंदु दिए हुए थे बेटा। क्या हुआ था, सवाल में बिंदु पहले से दिए हुए थे, ठीक है। अभी बताओ इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए, ये बात समझ में आई या नहीं आई है। दो बिंदु आगे, दो बिंदु रूप से निकाल सकते हैं अगर ये ऐसा दिया हुआ है। अब इस हिसाब से अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक सवाल मैं पूछता हूं तुमसे कि मान लीजिए एक रेखा दी गई है, वो कुछ इस प्रकार से है, 3x नहीं लेते हैं, 5x प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो इसका x अक्ष अंतःखंड क्या होगा, x अक्ष अंतःखंड क्या होगा, y अक्ष अंतःखंड क्या होगा, और यह इसको ड्रॉ भी करो, है ना, सरल रेखा को ड्रॉ भी करो कि इसकी स्थिति कहां होगी, इसकी स्थिति कहां होगी बताओ। 92, बहुत सुंदर। अब इसको बंद करते हैं, इधर चालू करते हैं। मुझे क्लास के सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, पीवाईक्यू नहीं बनते हैं, तो पीवाईक्यू के लिए समय लगेगा बेटा, अभी नहीं बनेंगे पीवाईक्यू। जब सब इस चैप्टर के जब तक 3 बार टेस्ट नहीं दे दोगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बना लोगे, तब तक पीवाईक्यू सारे नहीं बनेंगे। हो सकता है कुछ बन जाए, कुछ नहीं बने। हम पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन लिखने से टाइम बहुत लगते हैं, लिखना अब देखो तुम्हारे ऊपर है, तो टाइम लग रहा है तो मत लिखो इतना फास्ट मत। ओहो ये फास्ट है क्या, 0 ही क्यों होता है, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता करें। अच्छा एक बात जो मैंने कही थी कि हमेशा 2 चीजों की जरूरत होती है, तो यहाँ पे 2 चीजें क्या क्या दी गई हैं, x अक्ष अंतःखंड और y अक्ष अंतःखंड। एक चीज ये रही और दूसरी चीज ये रही, हमेशा 2 चीजों की जरूरत होगी। तो एक चीज x अक्ष अंतःखंड, एक चीज y अक्ष अंतःखंड। बताओ इसके क्या उत्तर आ रहे हैं, x अक्ष अंतःखंड क्या है, y अक्ष अंतःखंड क्या है। तो ये एक्चुअल में अंतःखंड क्या होते हैं, x अक्ष अंतःखंड होता है जब y 0 होता है, इस समीकरण में y 0 रखोगे x इक्वल टू a आ जाएगा। y अक्ष अंतःखंड क्या होता है जब x 0 होता है, y इक्वल टू b आ जाएगा। तो -7 और 5 बोल रहे हैं लोग, तो देखो क्या किया जाए, इसको ऐसे लिख दिया जाए 5x, इसको अंतःखंड रूप में अगर लाना है तो क्या किया जाए, सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं मैं, इसको लिख दिया जाए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू -35, और -35 से भाग दे दो इसका, और प्लस 7y बटे -35 और -35 बटा -35, तो ये हो गया x बटा -7 प्लस y बटे -5 इज इक्वल टू 1, यानी कि x अक्ष अंतःखंड a -7 होगा और b -5 होगा। ये हो गया पहला मेथड। मेथड नंबर 2 समझदार लोगों के लिए, मेथड नंबर 2, 7 और 5 नहीं है बेटा, -7 और -5 है। क्या समीकरण दी गई थी, 5x प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। x अक्ष अंतःखंड के लिए
y इज इक्वल टू 0 लिख दूं तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -7। और y अक्ष अंतरखंड के लिए क्या करो, x इज इक्वल टू 0 लिख दो तो कितना आ जाएगा 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आ जाएगा -5। ठीक है, और डायग्राम बनाएं तो x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, तो डायग्राम कैसा दिखेगा, कहां बना दें, यहां बना देते हैं। x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, दोनों अंतरखंड कैसे आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहे हैं, यानी कि x अक्ष को भी ऋणात्मक दिशा में काटेगी, y अक्ष को भी ऋणात्मक दिशा में काटेगी। x अक्ष पे कितना है -7 है, y पे -5, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये है -5, ये हो जाएगा -7। क्या ये बात समझ में आ गई है, बोलो क्या ये सवाल समझ में आ गया, बताओ। हाँ वेरी गुड, 0, -5 नहीं होगा, हाँ 0, -5 ठीक है, और -7, 0, वेरी गुड। दीपक तुम्हारा बालिया ज्ञानोदय, एक बार फिर से आप आ गए हैं सही जवाब देकर। कैलाश दास बहुत बढ़िया, संगम प्रजापति x इक्वल टू 0 लिख दो, बहुत बढ़िया। सब देखो पढ़ रहे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं हमारे पास जो सीरियसली चीजों को देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाई जाएगी कहानी है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल और पूछते हैं। बहुत बढ़िया। तो सवाल यह है कि एक रेखा बिंदु 5,2 से गुजरती है एवं x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। इस रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात करो, ए और बी का मान ज्ञात करो। बताओ, ऊपर दे दिया है बिंदु प्रवणता रूप और पूछ लिया है कि अंतःखंड क्या होंगे, ए और बी पूछ लिया गया है, ऐसा कर दिया हमारे साथ। चीज दे दी एक और पूछ ली गई दूसरी, अब क्या करोगे रे, अब तेरा क्या होगा, कैसे करोगे। तो पहले पता कर लो समीकरण कि इसकी समीकरण क्या आएगी, और फिर उस समीकरण में x इक्वल टू 0 रख के y अक्ष का अंतःखंड पता कर लो, y इक्वल टू 0 रख के x अक्ष का अंतःखंड पता कर लो। कर पा रहे हो क्या, समीकरण कैसी बनेगी, सोल्यूशन। ये एक रेखा है जो x अक्ष 5,2 से गुजरती है और 120 डिग्री का कोण बनाती है। 120 डिग्री का कोण मतलब 90 से ज्यादा, मतलब इस तरफ झुकी हुई होगी, है ना। ये 120 डिग्री का कोण बना दिया और इसको किससे गुजरवा दिया हमने, 5,2 से, मान लो 5,2 यहां कहीं है और 120 डिग्री का कोण बना दिया। तो हमको ये अंतःखंड बताना है, ऐसा कुछ करना है। बताओ क्या उत्तर आ रहा है, अंडर रूट वगैरह में आएगा आंसर, देखते हैं। तो m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री का मान पता है हमको कितना होता है, इसको लिख सकते हैं हम tan 180 माइनस 60 और tan पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो ये हो जाएगा -√3। ठीक है, टाइम तो देते नहीं है सॉल्व करने का, अरे करो ना साथ में, ऐसे छोटी सी चीजें तो बताइए, मैंने पूरा आंसर थोड़ी ना बता दिया, इतना गुस्सा होने की क्या बात हो गई इसमें। नाम के हिसाब से तो काम करो, क्यों भाई। हाँ हाँ 3√3 आ गया, लोगों का आंसर आ गया, गजब कर रहे हो। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण y-2 इज इक्वल टू -√3 x -5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y-2 -√3x प्लस 5√3। अब इसको इधर भेज दें तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस 5√3, सही है क्या ये। हाँ, तो x अक्ष अंतःखंड, x अक्ष नॉट अंश, अंतःखंड के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो y इज इक्वल टू 0 लिख दोगे तो √3x इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 5√3, तो x आ गया 2 प्लस 5√3 बटा √3। और y अक्ष अंतःखंड, y अक्ष अंतःखंड, इसमें क्या करो, x इज इक्वल टू 0 लिख दो, y इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 5√3, बस यही होंगे। बहुत बढ़िया। क्या यही आंसर आ रहे हैं हमारे, क्या यही आंसर आ रहे हैं, क्या समझ में आ गई बात, अंतःखंड वाली बातें कर लोगे क्या, बोलो। √3, रिया सिंह, दीपक कुमार बालिया, ज्ञानोदय, 7,0 कहां से आ गया, गुड इवनिंग, सेम आंसर आ गया है, सेम 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 बट डिफरेंट। चलो फिर, स्टॉप द पोल, स्टॉप द कमेंट्स, स्टार्ट द क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, इसको करके बताओ, ये करके बताओ। अब बहुत सारा समय दे रहे हैं, है ना, ठीक है। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, x प्लस y इज इक्वल टू 7, x माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 14। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, तो बोल सकते हो हाँ, है ना। चीजें तो नई ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, पूरा एकदम हमें घर बसाना है ज्योमेट्री का, तो एक एक बर्तन चम्मच सब कुछ लेके आना पड़ेगा ना, तो सारी चीजें नहीं आएंगी। पुराना घर अब हम लोग छोड़कर आ गए हैं, हम अभी नए घर में आए हैं। किसके घर में आए हैं भैया, सॉल्व करते रहना, है ना। हम लोग घर में आए हैं ज्योमेट्री के, और ज्योमेट्री के घर में अब ज्योमेट्री के लिए नई चीजें लानी पड़ेंगी, है ना, ज्योमेट्री का घर बनाते हैं। अब इस घर में तुम रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ज्योमेट्री दरवाजा है, सवाल सॉल्व करते रहना भैया, यहाँ पे ना आनंद मत लेने लग जाना इस कला का, ठीक है। ये हमारा ज्योमेट्री का घर है,
इस ज्योमेट्री के घर में हमारे पास है सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा युग्म, युग्म, फिर है वृत्त, शांक और परिच्छेद। आंसर आ गया क्या? फिर है परवलय, फिर है अति परवलय, फिर दीर्घवृत्त, फिर आयतीय अति परवलय, और त्रिभुज हैं इसमें, इसमें बहुभुज है ना, इसमें बिंदु हैं, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, वृत्त हैं, जैसे दीर्घवृत्त, अति परवलय, परवलय, ऐसी चीज़ें इसमें अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। अब नया घर बसाओगे तो नई चीज़ें लेके आओगे कि नहीं आओगे? पोल भेजते हैं, मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, 150 सेकंड है और 4 ऑप्शन है, बताओ। ये है ज्यामिति का घर। किसका घर है ये? ज्यामिति का घर, ठीक है, ज्यामिति का घर। इसमें अब तुम लोगों को इसी में रहना है, ज्यामिति के घर में। क्या आ रहा है आंसर? मैथमेटिक्स हाउस है। अनुक्रम तथा श्रेणी कब करवाओगे? हो चुका है अनुक्रम तथा श्रेणी। ए इज करेक्ट, वेरी गुड। पहला भी दूसरा भी दोनों सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है, दिस इज डिफिकल्ट चैप्टर, सी इज करेक्ट। लिख लो, आंसर सी है। सर कुछ टाइम पहले लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओहो, पोल अभी बंद कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये लाइन अच्छी मिल गई हमको ना, अब ऐसी लाइन का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखो कितनी बढ़िया लाइन है। सरल रेखा में हम लोग सरल रेखाएं नहीं बनाएंगे, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाएंगे। देखो क्या करना है हम लोगों को कि जिसके अंतःखंडों का योग यह है, तो सॉल्यूशन, माना समीकरण x बटा a प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू 1 है, दिया गया है। क्या दिया गया है? अंतःखंडों का योग, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 14, ये दिया गया। ये हो गई समीकरण नंबर 1। तथा रेखा किससे भी गुजरती है? 3,4 से गुजरती है। अतः अर्थात 3,4 रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे? इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी कि x की जगह 3 बटा a प्लस 4 बटा b लिखने पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये दूसरी समीकरण मिल गई हमको। एक समीकरण ये रही, दूसरी समीकरण ये रही। तो 2 समीकरण है और 2 अननोन है, 2 समीकरण है और 2 अननोन है। इनको हल करो, इनको हल करो। इस घर को मैं हटा देता हूँ। समझ गए होंगे तुम कि इस घर में क्या है। नया घर बसा रहे हो, नई चीजें आएंगी, नया फॉर्मूला आएगा, नए तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, नए गणित के नियम सीखेंगे। टिडिंग टिंग टिडिंग। तो देखो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ ताकि आगे की बातें कर पाए हम लोग। इसका आंसर है ए और बी। ओ माय गॉड, बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? कि हाँ, एक समीकरण, एक संबंध ए और बी में ये रहा और एक संबंध ए और बी में ये रहा। 2 समीकरण 2 अननोन है, फटाफट से हल करो, बताओ क्या उत्तर आ रहा है। 2 समीकरण 2 अननोन, फटाफट से हल करो और बताओ उत्तर क्या आ रहा है। 2 समीकरण 2 अननोन, फटाफट से हल करो, उत्तर क्या आ रहा है। तो 3 बटा ए प्लस 4 बटा बी इज इक्वल टू कितना है? 1। यहां गुणा कर दो इसको, तो 3b प्लस 4a बटा ए बी इज इक्वल टू 1। 3b प्लस 4a इज इक्वल टू ए बी, तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू ए बी। और इस पहली समीकरण से b की जगह क्या लिख सकते हैं? b की जगह लिख सकते हो 14 माइनस ए, तो 4a, और b की जगह लिख दिया 14 माइनस ए। समीकरण 1 से 4a और b की जगह लिख दिया 14 माइनस ए, और a गुणा 14 माइनस ए। तो a में एक द्विघात बन गई है, a में एक द्विघात बन गई है ना। तो हल करो भैया फटाफट फटाफट, इधर उधर की बातें नहीं करो। 42 माइनस 3a, और ये हो गया 14a माइनस ए स्क्वायर। तो इधर ले आते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर और माइनस का 13a प्लस 42, तो इसके गुणनखंड हो गए a माइनस 6 गुणा a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो या तो a इज इक्वल टू 6 हो जाए या a इज इक्वल टू 7 हो जाए। अगर a इज इक्वल टू 6 लिखोगे तो b कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा इससे, 14 में से घटाकर। और a इज इक्वल टू 7 लिखोगे तो b भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये हो गया x बटा a प्लस वाई बटा बी, यानी कि x बटा 6 प्लस वाई बटे 8 इज इक्वल टू 1, और यहाँ x बटे 7 प्लस वाई बटे 7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लघुत्तम ले लें तो कितना हो जाएगा? पूरे को 24 से गुणा कर दो, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, और यहाँ पे पूरे को 7 से गुणा कर दो। बहुत बढ़िया। तो आ गई क्या बात समझ में? बताओ। आपसे निवेदन है कि पोल खत्म होने के तुरंत बाद आंसर दे दो। ठीक है, तुमने निवेदन किया है, अब इस पे अमल करना है नहीं करना है वो तो मुझे डिसाइड करना है, पर अच्छी बात है निवेदन किया है तुमने। कुछ लोग तो ऑर्डर दे देते हैं कि टाइम ही नहीं देते हैं सॉल्व करने का, है ना। चलो ठीक है, तुमने निवेदन किया तो तुम्हारी बात मान लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्स वाई को 3 4 से तुलना करके क्यों लिखा गया है? अरे भैया, जब कोई रेखा दी होती है जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, या ऐसा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, अगर कोई बिंदु इस रेखा से गुजरता है तो हम क्या करते हैं? इसके निर्देशांक इस रेखा में रख दिया करते हैं, यही करते हैं ना। तो हमने रेखा की समीकरण ये मानी है, यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, यह रेखा इस बिंदु से गुजरती है, तो क्या इस बिंदु के निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट नहीं करेंगे? रेखा 3,4 से गुजरती है, अर्थात 3,4 रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसका अर्थ है कि 3,4 को रेखा में रख सकते हैं। अब बेटा इससे ज्यादा कैसे सिंपल भाषा में लिखें? पढ़ो तो सही, देखो तो सही, सुनो तो सही, फिर उसके बाद
शंकाएं मन में लाओ, है ना। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब मैं यह लिख रहा था तब तुम नहीं देख रहे थे, फिर से भेजते हैं, है ना। बताओ अभी यह बात समझ में आई कि नहीं। श्लोक के टर्म में नहीं कर पाएंगे बेटा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। आपको यह समझना है कि जब जो बात हो अंतःखंड है तो अंतःखंड का प्रयोग करो, कुछ और है तो कुछ और का प्रयोग करो, जैसी जानकारी वैसी ही फॉर्म का यूज करना है। ऑप्शन में दिन कमा चार तो डीपीपी करो बस। तुम ही खुद बोल रहे हो अगर टाइम खत्म हो गया तो फिर टाइम का क्या करें। अगर डीपीपी करते करते टाइम खत्म हो गया तो मतलब ठीक है, डीपीपी तो हुई, है ना। जितना टाइम मिले उतना ही प्रयोग करो। परेशान थोड़ी ना हो जाएंगे कि अब टाइम थोड़ी ना बढ़ा देंगे, अब नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, अब नहीं है तो नहीं है। ऐसे रोने से कुछ होता है क्या, और हुआ नहीं तो हो जाएगा, परेशान होने से कुछ होता है क्या। ये लाइन तो बहुत अच्छी लग गई मुझे, अब इसी लाइन को बनाएंगे हम लोग। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक प्रकार की समीकरण और देखते हैं। तो देखो ये चार जो है ना, ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट थी, इन चार का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाएगा। अब कुछ और विशेष प्रकार की भी होती हैं जो अलग अलग स्थिति में यूज होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग नॉर्मली कम ही किया जाता है। तो वो कौन सी होती है इसको देख लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चार तो हो गई थी, पांचवा लिखते हैं हम लोग, अभिलंब रूप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। और ध्यान से सुनना, इसमें क्या दिया जाता है। मान लीजिए एक है एक्स अक्ष ऐसी और एक है वाई अक्ष ऐसी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ध्यान से सुनना भैया, मैथ्स में सवाल ही सवाल है। थ्योरी के नाम पे 15 मिनट, सवाल के नाम पे 1 घंटा 30 मिनट। अगर सवाल नहीं करोगे तो फिर यहां बैठने का कोई अर्थ नहीं है। अभिलंब रूप में क्या दो जानकारी दी जाती है कि मान लीजिए ये कोई सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा पर मूल बिंदु से एक अभिलंब गिराया जाता है। अभिलंब गिराया जाता है, इसका क्या अर्थ हुआ कि ये रहा मूल बिंदु, ये रही हमारी रेखा, और इस पर मूल बिंदु से एक अभिलंब गिराया जाता है। का अर्थ होता है कि मूल बिंदु से एक रेखा इस प्रकार से खींची जाती है कि वो दी गई रेखा को 90 डिग्री पर काटती है ना। तो ये है हमारी दी गई रेखा, या रेखा जिसका समीकरण बताना है, रेखा जिसका, सुनना भैया, समीकरण बताना है, और यह है अभिलंब। क्या है, यह अभिलंब है ना। इसको यहां से हटाता हूं मैं, यह है हमारा अभिलंब। अब जैसे कि हमें दो जानकारी चाहिए होती है, तो यहां दो जानकारी क्या क्या दी जाती है। एक तो मूल बिंदु से इस रेखा पर गिराए गए अभिलंब की लंबाई हमको दी जाती है। अभिलंब की लंबाई, मान लीजिए अभिलंब की लंबाई p है, यानी कि यह जो दूरी है इसका नाम p है। एक तो यह जानकारी दी जाती है। दूसरा यह जानकारी दी जाती है कि यह अभिलंब x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाता है। मान लीजिए यह है अल्फा, तो अभिलंब द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, यह है अल्फा। ये दो जानकारी हमको दी जाती है। क्या किया जाता है, दी जाती है, दिया गया है मूल बिंदु से। ये दोनों है मूल बिंदु से अभिलंब की लंबाई, यानी मूल बिंदु से जो लंब इस रेखा पर गिराया गया है इसकी लंबाई, और इस अभिलंब द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। अगर ये दो जानकारी दी गई हो तो रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। लिख लो इस बात को। ये p जो है वो लंब की लंबाई है, मतलब p हमेशा धनात्मक होगा, p हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। एक सवाल करते हैं यहां पर, एक रेखा पर मूल बिंदु से गिराए गए लंब की लंबाई, यही अभिलंब है ना, लंब की लंबाई 5 इकाई है, एवं अभिलंब द्वारा धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया कोण 45 डिग्री है। तो रेखा की समीकरण एवं इसकी प्रवणता ज्ञात करो इसको। क्या ये जो यहाँ पे जानकारी दी गई है समझ में आ गई। ये रेखा है, इस पर एक अभिलंब गिराया गया है, अभिलंब की लंबाई दी गई है, और ये अभिलंब कितना कोण बनाता है ये चीज दी गई है। अभिलंब की लंबाई का नाम दिया गया है p, और अभिलंब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाता है उसको कहा गया है अल्फा। तो समीकरण हो जाती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, उन्नति राठौड़ आ गए तुम, गुड इवनिंग हो गई तुम्हारी। क्या उत्तर आ रहा है बताओ। p दिया हुआ है 5, अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो x cos अल्फा यानी कि x cos 45 डिग्री प्लस y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया x cos 45 यानी कि 1/√2 5, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5√2। वेरी गुड। लेकिन इसकी प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता कैसे बताओगे, प्रवणता बताओ कितनी होगी इसकी। रेखा की प्रवणता पता करने के लिए किस रूप में परिवर्तित कर दो इसको, प्रवणता रूप में परिवर्तित कर दो। प्रवणता पता करने के लिए प्रवणता रूप में परिवर्तित कर दो। क्या समीकरण है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5√2, इसको y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5√2 लिख दें, और अब किससे तुलना कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना कर दो। तो m कितना आ गया,
-1 आ गया, प्रवणता -1 होगी। 45 डिग्री बेटा, 45 डिग्री प्रवणता वाला कोण नहीं है। इसकी प्रवणता यहां से मिलेगी, ये होगी इसकी प्रवणता। इसका इस कोण से कोई लेना देना नहीं है। ये अल्फा जो दिया गया था, ये 45 डिग्री अल्फा दिया हुआ था और पूछ में थीटा रहा हूं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। x + y = 5√2। तो जब प्रवणता पता करनी हो तो प्रवणता रूप में परिवर्तित कर दो, ठीक है। कर पाओगे क्या बोलू? चलिए फिर एक सवाल और करते हैं। 92%, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये वाला करो। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि मूल बिंदु से लंब की लंबाई 4 इकाई है और रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 120 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 120 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। करो भैया, सॉल्व नहीं कर रहा हूं ना, ऐसे ही यहां पे बस रंग बिरंगी चीजें कर रहा हूं और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको यहां पे लिख दे रहा हूं बस मैं। इस बार ये अल्फा जो है, अल्फा नहीं दिया गया है। इस बार तुम लोगों को बता देना चाहता हूं मैं कि अल्फा नहीं है। सरल रेखा 120 डिग्री का कोण बना रही है। ये तो पी ही दिया हुआ है, पी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पी तो 4 है, लेकिन ये कोण दे दिया गया इस बार। अगर ये 120 डिग्री है तो फिर अल्फा कितना होगा सोचो। ये यहां पे लिखा हुआ है सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि मूल बिंदु से लंब की लंबाई 4 इकाई है। ये 4 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यह सरल रेखा, जो सरल रेखा की समीकरण बतानी है ना, वही जो है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा से ये बना रही है। ध्यान देना कि ये बहुत जरूरी है कि लंब कोण बना रहा है, ये चीज दी गई है, या रेखा कोण बना रही है। पिछली बार कुछ लोगों ने क्या किया था, जो 45 डिग्री दिया था ना, उसको मान लिया था कि वो सरल रेखा की प्रवणता नहीं, वहां पर वो अभिलंब बना रहा था 45 डिग्री का कोण। यहां पे बोला जा रहा है कि रेखा 45 डिग्री का कोण बना रही है। मुझे बताओ कि अगर ये थीटा है 120 डिग्री और तो अल्फा कितना होगा? व्हाट इज दी अल्फा? अल्फा का मान कितना होगा बोलो? क्या कोई बता सकता है अल्फा कितना होगा? अल्फा कितना होगा? आंसर इज बी। सेटिस्फेक्शन रेट बता दो। सर कैसे पता चलेगा कि अल्फा दिया गया है या सरल रेखा का कोण दिया गया? बता तो रहा हूं मैं। जब वहां पे क्या लिखा गया था, यहां क्या लिखा गया था? अभिलंब द्वारा। इसको पढ़ो, यहां लिखा गया था अभिलंब द्वारा धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया कोण 45 डिग्री है। अभिलंब द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो कितना होता है? अल्फा होता है। और यहां क्या लिखा हुआ है इस सवाल में कि रेखा द्वारा, और रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 120 का कोण बनाती है। तो जो रेखा कोण बनाती है वो कितना होता है? थीटा होता है। तो कितना आ रहा है? ये 90 है। बाह्य कोण वाला सूत्र देखा क्या हमने? ये 120 है, ये 90 है। ये 90, ये पूरी सरल रेखा है। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये 90 है, ये 60 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा 30। सिंपल सिंपल। आप पोल भेज देते हैं, सिंगल करेक्ट, 90 सेकंड, 4 ऑप्शन। तो अल्फा मिल गया, तो आप समीकरण आ जाएगी, क्या आ जाएगी? x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p, यानी कि कितना? 4। x cos 30 डिग्री यानी कि x √3/2, y sin 30 डिग्री यानी कि 1/2, 2 से गुणा कर दो तो ये हो गया √3x प्लस y इज इक्वल टू 8। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? बी, 74%। बहुत सुंदर, वेरी गुड, है ना। बढ़ाओ इसको और बढ़ाओ, इस प्रतिशत को बढ़ाओ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक रूप और होता है जिसको भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। कितने हो गए हमारे? ये अभिलंब रूप कौन सा था? 5वां था। छठा सारणिक रूप। सारणिक रूप, इसमें क्या है कि अगर 3 बिंदु संरेखीय होते हैं तो फिर उस सारणिक का मान कितना होता है? 0 होता है। अगर किसी रेखा पर 2 बिंदु दिए गए हैं, x1 y1 x2 y2, यहां 2 जानकारी क्या है? 2 बिंदु दिए गए। अब चाहो तो तुम 2 बिंदु रूप भी लगा सकते हो, है ना। हम क्या करते हैं, इस पर 2 बिंदु तो दिए ही हुए थे, तीसरा बिंदु खुद से मान लेते हैं x, y, और क्या करते हैं, इस त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज जो है ही नहीं, ABC, ये संरेखीय है, तो इसका सारणिक का मान कितना कर देते हैं? 0 कर देते हैं कि 3 बिंदु संरेखीय हैं, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी पता किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगी? बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अभी सारणिक को हल कर लेना, उत्तर आ जाएगा। इस सारणिक को हल कर लोगे, उत्तर आ जाएगा। ये बहुत ही कम यूज में लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2 बिंदु के लिए तो 2 बिंदु रूप है ही हमारे पास, फिर इसमें क्यों हम लोग दिमाग लगाएंगे? तो इसको हम लोग नॉर्मली कम ही यूज में लेते हैं। क्या करते हैं? कम ही यूज में लेते हैं। बताओ, अब यहां पर एक नोट लिखते हैं, ध्यान से सुनना। सीखने का समय आ गया है, सीखने का समय आ गया है। या ऐसा करते हैं, नोट की जगह इसको 7वां रूप लिख देते हैं, व्यापक रूप। व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब क्या है कि ये जितने भी रूप हमने पढ़े हैं, इन सब रूपों को ध्यान से देखोगे तो लास्ट में उत्तर कैसा आता है? एक x होता है, एक y होता है और एक नियतांक होता है। हो सकता है x का कुछ गुणांक हो सकता है y का कुछ गुणांक हो, कुछ नियतांक हो। इसके अलावा ऐसा तो नहीं होता ना कि x² आ जाता है या y² आ जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो व्यापक रूप क्या होता है कि जो भी रूप से हल करोगे फाइनली कहां पहुंचोगे? इसी रूप पर पहुंचोगे। ax + by + c = 0, हमेशा इसी रूप पर पहुंचोगे। कहीं से भी शुरू करो, चाहे प्रवणता अंतरखंड रूप हो, या फिर बिंदु प्रवणता रूप हो, या फिर 2 बिंदु रूप हो, या अंतरखंड रूप हो, या अभिलंब रूप हो, या ये सारणिक रूप हो, किसी भी रूप से हल करोगे लास्ट में यही पहुंचोगे। अब यही पहुंचोगे तो इस रूप को हम लोग अलग अलग रूप में जमा सकते हैं। जैसे कि इस ax + by + c = 0 को मैं कैसे लिख सकता हूं? by = -ax - c। यहां से b से भाग दे दें तो कितना हो गया? -a/bx - c/b। इसका मतलब प्रवणता कितनी हो गई इस रेखा की? -a/b। तो अब ऐसे लिखने की बजाय यहीं पे देख लो कि जो x का गुणांक था वो क्या था? a था, जो y का गुणांक था वो क्या था? b था, और उसके आगे क्या लगा दिया? एक माइनस लगा दिया। यानी कि प्रवणता जो होती है, किसी भी रेखा की प्रवणता क्या चीज होती है? माइनस टाइम्स, ऊपर लिख दो x का गुणांक और नीचे लिख दो y का गुणांक। ये याद रख लेना। किसी भी रेखा की प्रवणता पूछी जाए तो उसमें देख लो उस रेखा में x का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है, उनका अनुपात लिख दो और आगे एक माइनस लगा दो तो प्रवणता आ जाएगी। अब किसी को इसको अंतरखंड रूप में व्यवस्थित करना था, तो अंतरखंड रूप में व्यवस्थित करने के लिए क्या कर सकते हो? ax + by = -c कर दोगे। चलो यहाँ पे +c = 0 था, फिर क्या किया? ax + by = -c कर दिया और -c से भाग दे दिया।
तो एक्स बटा माइनस सी बी वाई बटा माइनस सी इज इक्वल टू 1, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस सी बटा ए प्लस वाई बटा माइनस सी बटा बी इज इक्वल टू 1। तो ये अंतःखंड रूप आ गया। अब ऐसे हम लोग याद नहीं रखेंगे, अंतःखंड के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये काम करके ही आए हैं। एक्स अक्ष अंतःखंड के लिए, एक्स अक्ष अंतःखंड के लिए क्या कर देना, y इक्वल टू 0 रख देना, ये काम किया ही है तुमने। और y अक्ष अंतःखंड के लिए क्या करोगे, x इक्वल टू 0 रख देना। देखो y अक्ष अंतःखंड क्या आ रहा है, माइनस सी बटा बी, और यहां पर भी ये जो अपना प्रवणता अंतःखंड रूप होता है इसमें ये y अक्ष अंतःखंड ही होता है ना। देखो ये भी माइनस सी बटा बी आ रहा है, और इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो भी क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस सी बटा बी ही आएगा। तो किसी भी चीज का पता करना हो हम लोगों को, ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ये दे दिया जाए तुमको कि 3x प्लस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसकी प्रवणता लिखनी है तो क्या करोगे, x का गुणांक 3 y का गुणांक 4 आगे लगा दो माइनस 1। x अक्ष अंतःखंड a पता करना है, x अक्ष अंतःखंड, x अक्ष अंतःखंड पता करना है अगर, तो क्या करो, y इज इक्वल टू 0 लिख दो। y 0 लिख दिया, 3x प्लस 24 यानी x इज इक्वल टू माइनस 8, और y अक्ष अंतःखंड, ये y इज इक्वल टू 0 लिखने पे मिला है। लिखते जाना भैया, जिनको समझ में आ गई बातें फटाफट फटाफट लिखते जाना। यहाँ क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 लिख दोगे, x इज इक्वल टू 0 लिख दोगे, y इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई, व्यापक रूप वाली चीज समझ में आ गई क्या, बोलो मेरे भाई, क्या यह बात समझ में आई। तो हमको रटना कुछ भी नहीं है, अगर व्यापक रूप दिया हुआ होगा प्रवणता ऐसे पता कर दोगे, अंतःखंड ऐसे पता कर लोगे। दो बातें याद रख लो, काम हो जाएगा। दो बातें याद रख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, क्या सारे रूप अब समझ में आ गए हम लोगों को। अभी रैंडम सवाल दूंगा मैं, तो खुद से कर पाओगे अब, बहुत बढ़िया। तो देखो अभी सभी लोगों के लिए अब कुछ मैं ऐसे सवाल दूंगा जिसमें तुम्हें खुद से निर्णय लेना होगा कि कौन सा रूप लगाया जाए, कौन सा फॉर्म इनमें से यूजफुल रहेगा। हर फॉर्म में दो जानकारी चाहिए होती है, प्रवणता अंतःखंड में प्रवणता अंतःखंड, बिंदु प्रवणता में बिंदु और प्रवणता, दो बिंदु में दो बिंदु चाहिए होते हैं। अंतःखंड में x अक्ष अंतःखंड, y अक्ष अंतःखंड चाहिए होता है। अभिलंब रूप में अभिलंब की लंबाई और अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण चाहिए होता है, और सारणी वाले में भी दो बिंदुओं को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आगे जो सवाल आएंगे उसमें तुम्हें खुद से निर्णय लेना है कि कौन सी चीज पता कर ले तो काम आसानी से हो जाएगा, कौन सी चीज पता कर ले तो काम आसानी से हो जाएगा। अगर ऐसा कर लोगे तो पता चल जाएंगी चीजें। जैसे कि ये एक सवाल करो, तो भुजा AB का समीकरण है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, मैं बस डायग्राम बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, घबराना मत। ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु ए यहां ले लेते हैं, ए बी सी। ए बी का मध्य बिंदु जो है, इस मध्य बिंदु का नाम रख देते हैं डी, 1,3, और बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है डी, इसका नाम रख देते हैं 1,3। सी ए का मध्य बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं ई, यह है 5,7, और लास्ट में ए बी का मध्य बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं एफ, 5,7। और हमें समीकरण बतानी है ए बी की। तो हिंट यही है, पहला हिंट यही है कि ए व बी के निर्देशांक ज्ञात करो। कैसे कर सकते हैं, मान लो इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, और इसके निर्देशांक x3 y3 है। तो मध्य बिंदु रूप वाला जो सूत्र होता है उसको लगाओ, मध्य बिंदु वाला जो सूत्र होता है उसको लगाओ। इस सवाल को करने से पहले इस त्रिभुज के शीर्ष बताओ, है ना, केवल ए व बी ही नहीं, ए बी व सी के निर्देशांक ज्ञात करो। कैसे करेंगे बताओ, सी इज द आंसर। लो कल से पेपर स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया, 80% समझ में आया है, बहुत बढ़िया। क्या है तुम्हारा डाउट, एक्स इज वाई एंड वाई इज एक्स, वेरी गुड। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एडआईटीएस से आसान होगा लेकिन फिर भी कठिन होगा। एलिमेंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही होगा, कंफ्यूजन है। आई होमवर्क रिक्वेस्ट चैप्टर होने पर असाइनमेंट दे दीजिएगा, रोज होमवर्क देते रहे बेटा, ठीक है। दूसरा स्टैम्प समझ नहीं आया, येलो कलर वाला समझ नहीं आया, याद कर लो बेटा, उसको याद करो। एक बार अल्फा कैसे निकालेंगे प्लीज बताओ, अल्फा दिया जाएगा क्वेश्चन में, निकालना नहीं। अच्छा समझ गए, अल्फा कैसे निकालेंगे ये भी बताना, समझ आते हैं, अभी बता देते हैं, चिंता मत करो, अभी बता देंगे, ठीक है, अभी बता देंगे। ये वाला स्लाइड समझ में नहीं आया है, ऑल क्रिस्टल क्लियर। स्लोप हमेशा नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं है, स्लोप धनात्मक भी हो सकता है, स्लोप धनात्मक भी हो सकता है, हो जाएगा। अल्फा क्यू कैसे पता चलेगा, तो पहले ये बताओ कि क्या ए बी सी के निर्देशांक पता कर लिए क्या तुमने। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए व बी से, ए रेखाखंड, रेखाखंड ए बी से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 बटे 2 ये कितना होगा, -5, और y1 प्लस y2 बटे 2 ये कितना होगा, 7। तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, -10, और y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, 14। अरे भैया इधर ध्यान दे लो। फिर रेखाखंड BC से मध्य बिंदु है इसका, तो x2 प्लस x3 बटे 2 ये कितना हो गया, 1, और y2 प्लस y3 बटे 2 ये कितना हो गया, 3। तो x2 प्लस x3 कितना हो गया, 2, y2 प्लस y3 हो गया 6। फिर रेखाखंड CA से x1 प्लस x3 बटे 2 ये हो गया 5, x1 प्लस x3 हो जाएगा 10, और y1 प्लस y3 बटे 2 हो गया 7, तो y1 प्लस y3 हो जाएगा
14। तो 3 समीकरण है, 3 अननोन है। तो पहले तो मुझे बताओ कि x1 प्लस x2 एक समीकरण, x2 प्लस x3 दूसरी समीकरण और x1 प्लस x3 तीसरी समीकरण। इससे x1 x2 x3 का मान बताओ और यहाँ पर भी 3 समीकरण है, इन 3 समीकरणों से y1 y2 y3 का मान बताओ। x1 x2 x3 का मान बताओ और y1 y2 y3 का मान बताओ। सभी समझदार बच्चों से मैं बोल रहा हूँ बेटा, इस टाइप की चीजें आएंगी, इसको थोड़ा सीखना। क्या पूछा गया था हमसे, a b के समीकरण पूछी गई थी, उसके लिए a और b के निर्देशांक चाहिए, ये इनके मध्य बिंदु थे। तो हमने क्या मान लिया, इनके निर्देशांक मान लिया। ये इसका मध्य बिंदु है, मतलब x1 प्लस x2 बटे 2 कितना होगा, -5 होगा। x2 प्लस x3 बटे 2 कितना होगा, 1 होगा। और ये x1 प्लस x3 बटे 2 कितना होगा, 5 होगा। यहाँ से x1 प्लस x2 इतना आया, x2 प्लस x3 इतना आया, x1 प्लस x3 इतना आया। 3 समीकरण, 3 अननोन है। इससे क्या तुम बता सकते हो x1 x2 x3 कितना होगा। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। 1, 2 व 3 का प्रयोग करते हुए x1 x2 x3 बता सकते हो क्या। x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना है, -10, यही है ना। x1 प्लस x2 -10, x2 प्लस x3 है 2, x2 प्लस x3 है 2। ये किस किस को ले लिया हमने, 1 और 2 से। इसमें से इसको घटा दो तो क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x3 इक्वल टू -12। अब समीकरण 3 से हमको x1 और x3 में को संबंध पता है, x1 प्लस x3 कितना है, 10 है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2x1 इक्वल टू -2। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो x1 आ गया -1, x1 -1 आ गया तो x2 कितना हो जाएगा, यहाँ -1 कर दो तो उधर जाकर -9 हो जाएगा, -1 रख दिया तो -1 -9 हो जाएगा। और x2 आ गया -9 तो x3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बताओ ये आ रहा है क्या, x1 माइनस x3 और x1 प्लस x3। क्या x1 x2 x3 का मान समझ में आ गया। थोड़ा सा जुड़े रहना भैया, इधर उधर मत निकल जाना है ना। समझदार जनता थोड़ा सा फोकस करके सुनना बेटा, इस टाइप की चीजें आएंगी। इसी प्रकार से y1 y2 y3 के मान भी बताओ, y1 y2 y3 के मान भी बताओ, है ना। 4, 5 और 6 को लो, 4 एंड 5, 4 एंड 5 से क्या मिल रहा है हम लोगों को, y1 प्लस y2 14, y1 प्लस y2 14 है और y2 प्लस y3 6 है, y2 प्लस y3 6 है। इसमें से इसको सेपरेट करोगे y1 माइनस y3 इक्वल टू 8। और समीकरण नंबर 6 क्या कहती है, y1 प्लस y3 इक्वल टू 14, y1 प्लस y3 इक्वल टू 14। इन दोनों को जोड़ दो तो 2y1 इक्वल टू हो गया कितना, 22, y1 आ गया 11, y1 11 यहाँ रख दो, y2 आ गया कितना 3 और y2 3 रख दो, y3 भी आ गया 3। अरे विनायक मिश्रा, हाँ क्या बात कर रहे हो, ये है क्या तुम्हारी इंस्टा आईडी, यहाँ का प्रमोशन चल रहा है अपना। नंबर ऑफ फॉलोअर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स, जितने फॉलोअर उतने मार्क्स। अर्थात ए बिंदु जो था हमारा, बिंदु ए, उसके निर्देशांक थे x1 y1, बिंदु बी के निर्देशांक थे x2 y2 और बिंदु सी के निर्देशांक थे 11 3। देखो इनका मध्य बिंदु आ गया क्या, -5,7। इनका मध्य बिंदु कितना आ रहा है, 1,3 और इनका मध्य बिंदु कितना आ जाएगा, 5,7। यही था क्या, 5 7 -5 7 और 1 3, मतलब हमारे बिंदु सही आए हैं, हमारे बिंदु सही आए हैं। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। अब ए और बी आ गए हैं तो मुझे बताओ कि स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप कितना होगा और फिर समीकरण कैसे लिखेंगे। किसी एक बिंदु को लेकर लिख लेते हैं, y माइनस 11 इज इक्वल टू ये स्लोप कितना आएगा, x माइनस -1। ए बी का स्लोप बताओ और फिर पोल भेज देते हैं, तो इसका आंसर भी बताओ। ए बी का स्लोप कितना होगा, सरल रेखा ए बी का स्लोप कितना होगा, 806 आ रहा है क्या, 806 तो नहीं आएगा बेटा, y का मान 860, नहीं 860, y1 प्लस y3 फिर 14 कहाँ हो रहा है, 14 6 14, यही होगा। तो एम ए बी स्लोप कितना हो जाएगा इसका, 3 - 11 बटे -9 -1, यानी कि -8 बटे -8 यानी कि 1। तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बताओ यानी कि कौन सा आंसर हो गया, x माइनस वाई प्लस 12, x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हो गया हमारा बी 40%। कुछ लोग सी भी लगा गए और कुछ लोग ए भी लगा गए हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई है, क्या यह सवाल समझ में आया है, क्या ऐसी चीजें कर पाओगे, बोलो भैया मेरे मोहित डूडी, क्या ऐसी चीजें आप कर पाओगे। इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या, किसी को इसमें कोई तकलीफ है क्या। हम्म 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 89 करना भैया, घर पे इस सवाल को 2 बार करना, तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कितनी बार करोगे, 2 बार करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अब एक और रूप हम लोग पढ़ते हैं, प्राचलिक रूप। कौन सा रूप, प्राचलिक रूप। तो व्यापक रूप तक पढ़ लिया हमने, व्यापक रूप कितना था हमारा, 7 नंबर था। अच्छा एक चीज जो पूछी गई थी वो बता देता हूं मैं, कि व्यापक रूप से अभिलंब रूप में कैसे जाते हैं, तो नोट करके लिखो, ध्यान से सुनना भैया, ये भी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है ना, इस पे कम चीजें पूछी जाती हैं क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा है। व्यापक रूप से अभिलंब रूप में परिवर्तन। देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं तुमको, इधर लिखते हैं एग्जांपल। समझदार लोग ही सुनेंगे, है ना, सिंसियर लोग सुनेंगे, जो पढ़ना चाहते हैं वो ध्यान से सुनेंगे। क्या किया जाता है, एक चीज जो सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि कॉस अल्फा जो होता है ये क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है। और साइन अल्फा क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से हम लोग जानते ही हैं, है ना। और ये कैसे पता किया जाता है, अगर आधार ए है और लंब बी है तो कर्ण क्या हो जाएगा, √a² + b²। अगर आधार ए है और लंब बी है तो ये कितना हो जाएगा, a² + b², ठीक है।
अब जो अभिलंब रूप होता है उसमें x के साथ क्या होता है cos अल्फा और y के साथ क्या होता है sin अल्फा और इधर सामने क्या होता है p और ये p क्या होती है लंबाई होती है यानी कि धनात्मक होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें अभी कर रहे हैं हम लोग, इनको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे देखना, अगर तुम्हें ये दिया जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एक उदाहरण यहां पे सामने लेता जाता हूं, जैसे कि तुमको दे दिया जाए कि 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या काम करोगे, इस कांस्टेंट को इस तरफ लेके जाओगे, यानी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसकी इससे तुलना करते हैं क्या कि p की जगह माइनस 1 लिखा हुआ है, cos अल्फा की जगह 3 लिखा हुआ है, sin अल्फा की जगह 2 लिखा हुआ है, तो ये सब गलत हो जाएगा। p इज इक्वल टू माइनस 1 गलत बात है, p धनात्मक होता है। cos अल्फा इज इक्वल टू 3 गलत बात है, क्योंकि cos अल्फा और sin अल्फा का मान हमेशा माइनस 1 से 1 के मध्य होता है। cos अल्फा और sin अल्फा ये हमेशा माइनस 1 से 1 के मध्य होते हैं, तो इसका मान माइनस 3 हो, ये नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर तुलना कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप करें तो करें क्या, तो क्या करो, पहले तो इसको धनात्मक बनाओ। धनात्मक कैसे बनाए, माइनस से गुणा कर दो, तो इसको कर दो माइनस 3x माइनस 2y प्लस 1, इसको धनात्मक कर दिया, इधर हो गया ऋणात्मक। अब क्या करोगे, ये x का गुणांक है, ये किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। जो y का गुणांक है ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और किससे भाग दे देना है हमको, इसके माइनस 3 के वर्ग प्लस माइनस 2 के वर्ग से भाग दे देना है। माइनस 2y बटे अंडर रूट माइनस 3 का वर्ग माइनस 2 के वर्ग से भाग दे दो पूरी समीकरण में, यहां पर भी दे देना माइनस 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3x बटे अंडर रूट में कितना आ गया, 3 3 9 और 4 13, अंडर रूट 13 माइनस 2y बटे अंडर रूट 13 1 अपॉन अंडर रूट 13, तो ये हो गया माइनस 3 बटे अंडर रूट 13 x माइनस 2 बटे अंडर रूट 13 y इज इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट 13, यानी कि p का मान हो गया 1 बटा अंडर रूट 13, cos अल्फा हो गया माइनस 3 बटे रूट 13 और sin अल्फा हो गया माइनस 2 बटे रूट 13। तो क्या करना होता है, अगर ऐसे सूत्र के रूप में याद करना चाहते हो तो पहले c को उस तरफ भेजो, और अब ये इंश्योर करना कि c धनात्मक हो। तो c धनात्मक कैसे इंश्योर करोगे, वो तो यहां पे कोई सूत्र में लगा नहीं सकता है ना। तो यहीं पे मैं मान लेता हूं कि c जो था वो धनात्मक था। अब c धनात्मक था तो माइनस c कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो मैंने इधर c रख लिया, आप किससे भाग दे दो, माइनस a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग दे दो, माइनस b बटा अंडर रूट, अच्छा ये x भी है यहाँ पर, b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y और इज इक्वल टू c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो cos अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sin अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो लंब की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ऐसे पता कर सकते हो, गिवन डेट कि जो शुरू में समीकरण दी गई थी उसमें c धनात्मक था, जो शुरू में समीकरण दी गई थी उसमें c धनात्मक था, तो ये सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी। लिख मारो इसको फटाफट से, और वैसे ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, हो सकता है बोर्ड में पूछ लिया जाए, तो अपनी जानकारी के लिए लिख के इसको रख लो। बोलो समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई क्या बात। तो फिर अंतिम रूप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है प्राचलिक रूप, जो है प्राचलिक रूप। या एक काम करता हूं मैं, एक सवाल देता हूं पहले, इस पे करके बताओ। वैसे अभी जो है वो लगभग समय हो चला है, तो आप प्राचलिक रूप शुरू करने का कोई पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे उसको, प्राचलिक रूप। तो आज सरल रेखाओं के जो विभिन्न रूप हैं वो लगभग हमने निपटा दिए हैं। अब तुमको जो है कुछ कुछ होमवर्क देंगे, उनको करके लेके आना है, ठीक है। अच्छे इधर आ, देखो इनको 5:40 पे बोल रहे हैं, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, समझ में नहीं आती बातें इनको। लिख लिया, तो एक सवाल देते हैं, इसके लिए बताओ कि इसको अभिलंब रूप में परिवर्तित करके ऐसा कुछ सवाल देते हैं। क्या सवाल देते हैं कि रेखा रूट 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए अभिलंब की लंबाई एवं अभिलंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करो। करो इसको, इस सवाल को अब करो, सभी लोग अच्छे से करेंगे इस सवाल को। पहली चीज बस शुरू कर दे रहा हूं ना, माइनस वाई माइनस 2, तो क्या करना है हम लोगों को, इस 2 को इधर भेज देना है। ये जो नियतांक है यह नियतांक धनात्मक रहना चाहिए, तो क्या ये धनात्मक है, क्या धनात्मक है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब क्या करो, यहां पर किससे भाग दे दो, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक के वर्ग से। तो a की जगह कितना लिखा हुआ है √3 और b की जगह कितना लिखा हुआ है -1, यानी कि √3x, इसको किससे भाग दे दिया जाए, अंडर रूट √3 का वर्ग 3 और प्लस -1 का वर्ग, चाहो तो इसको भी वर्ग के रूप में लिख दो, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट √3 का वर्ग -1 का वर्ग 2 बटे √3 का वर्ग -1 का वर्ग, तो ये हो गया √3x बटे 2 माइनस वाई बटे 2 इज इक्वल टू 2 बटे 2। तो √3 बटे 2 x आ रहा है माइनस वाई बटे 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो p का मान तो हो गया 1। इसकी तुलना कर ली जाए, किससे तुलना कर ली जाए, ये √3 बटे 2 x और माइनस 1 बटा 2 गुणा y इज इक्वल टू 1। इसकी तुलना कर ले हम लोग, इससे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से, तो p का मान हो गया 1, cos अल्फा है √3 बटे 2 और sin अल्फा है -1 बटे 2। तो बताओ अल्फा क्या होगा, अगर cos अल्फा √3 बटे 2 आता है, नहीं भैया 30 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री नहीं होगा,
एक धनात्मक होना चाहिए, कॉस धनात्मक और साइन ऋणात्मक। ऐसा कौन सा चतुर्थांश होता है जिसमें कॉस धनात्मक और साइन ऋणात्मक होता है? ऐसा कौन सा चतुर्थांश होता है जिसमें कॉस धनात्मक एवं साइन ऋणात्मक होता है? वेरी गुड शिवम, 330 डिग्री बोल दिया इन्होंने। तो अल्फा को हम लोग या तो लिख सकते हैं -30 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, या फिर अल्फा को लिख सकते हो तुम 330 डिग्री। चौथे चतुर्थांश में आएंगी बातें। चौथे चतुर्थांश के कोण कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। कॉस ऑफ -30 डिग्री, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, साइन से बाहर आ जाएगा। ये कुछ ऐसी रेखा रहेगी, कैसी रेखा रहेगी? जो कितना डिग्री का कोण बना रही है इसे माइनस, ऐसी कहीं रेखा रहेगी। इससे जो लंब गिरा रहे हैं हम लोग 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चाहो तो देख लेना, रखा था कि यहीं पे बनने वाला है। x 0 रखोगे y नेगेटिव आएगा, y 0 रखोगे x धनात्मक आएगा। ये रेखा है, ये √3x - y - 2 = 0। ठीक है, चलो भैया यहीं पे रोकते हैं आज की कहानी हम लोग। और ये जो चीजें लास्ट में की हैं बेटा, इनको खुद से घर पे 2-2 बार करना, तब समझ में आएंगी बातें। डीपीपी नंबर 2 भी कर सकते हो, डीपीपी नंबर 2 ही करना, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, एनसीईआरटी जितना मैक्सिमम हो सके उतना निपटाओ। और मॉड्यूल से भी कुछ चीजें दे देते हैं हम लोग, जो बच्चे डीपीपी फटाफट से निपटा दे रहे हैं और उन्हें और खुराक की जरूरत है, उनकी खुराक पूरे करने के लिए मॉड्यूल से हम लोग, देखो मॉड्यूल में जो उदाहरण है ना वो तो कर ही लिया करो। इसके अलावा ये रहा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री में 7 से लेकर 7 करो, 9 करो, 11 करो, 12, ठीक है इतना ही करो। और जेई मेंस में, जेई मेंस वाले में, अरे इसमें कर लो तुम, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला तो हमने कर ही दिया था, सरल रेखा के विभिन्न रूप। चलो इसको अभी रुक जाओ, पहले इतना निपटाओ, उसके बाद करते हैं। ठीक है, चलो भाई फिर बाकी तो अपने टेस्ट की तैयारी करो, है ना। संडे को टेस्ट है, जेई एडवांस का टेस्ट है, तो थोड़ा तो एडवांस लेवल का रहेगा ही, लेकिन टेस्ट देना जरूरी है ना। बिना टेस्ट दिए मत निकल जाना, बिना टेस्ट दिए मत निकल जाना। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जिसने टेस्ट दिया है, जो टेस्ट देता रहेगा उनको फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, मेरे पास भी तो बात कर लीजिए। क्या बात करना है बेटा, बोलो तो सही, बात बोलोगे तब तो समझ में आएगा, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री से है बेटा। चौथे चतुर्थांश में कॉस धनात्मक और साइन ऋणात्मक होता है, यानी चौथे चतुर्थांश का कोण ढूंढना है। अब चौथे चतुर्थांश को कैसे लिख सकते हैं? या तो पीछे चले जाओ, या फिर 360 में से पीछे चले जाओ। 0 - 30 या 360 - 30। ठीक है, अरे वीडियो कॉल आज नहीं करेंगे बेटा, आज कल करेंगे, है ना। तो स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तभी तो 3 + 1 4 हो गया। 3 + 1 तभी तो 4 हो गया। -1 का वर्ग है तो घटाया गया है, वहां तो ऐड हुआ ना। अरे √3 का वर्ग होता है 3, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट करने पे 2 आया बेटा। 3 - 1 करके 2 नहीं लिखा है, 3 + 1 हुआ 4 और फिर 4 का अंडर रूट हुआ है। ठीक है, प्लीज हेल्प कीजिए। मेरा मैथ्स का पेपर 28 को 11 चैप्टर संख्या परीक्षा तक आ रहा है, कैसे प्रिपरेशन करूं? देखो बेटा, संख्या परीक्षा इतना जल्दी नहीं होने वाला है। अगर एनसीईआरटी वाला करना है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो उसको। एनसीईआरटी वाला बहुत कम है, एनसीईआरटी में नाम मात्र का है। बाकी कोशिश करो कि जितने चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं उनको अच्छे से करके जाओ और उसमें मैक्सिमम करने की कोशिश करो, तो दोनों जगह ठीक चलेगा, है ना। थैंक यू बेटा। -30 डिग्री, वेरी गुड संगम प्रजापति, वेरी गुड। वीडियो कॉल अभी नहीं होगा, कल होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पे रुकते हैं हम लोग, टाटा बाय बाय। बहुत दिन से गाना भी नहीं बताया, नेक्स्ट क्लास में गाना भी बताएंगे, सब कुछ करेंगे अब, है ना। लेकिन तुम लोग डीपीपी करते हुए आना, तभी होगा। चलो बाय बाय।